जी आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 19 वॉल्यूम 2 की कुछ केस स्टडीज असाइनमेंट के तौर पे आपको दी थी, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 वॉल्यूम 2 में क्वेश्चन नंबर 1 पेज हमारा 195, इस पे आइए जी। 190 सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में कोई इशू जी मेरे भाई इनको देखिए, आपने लिस्ट आपको इसलिए दी गई थी कि आप सिचुएशन को पहचान लें, वही है। इसको एग्जैक्ट लिस्ट वाली वर्डिंग में लिखना लाजमी नहीं है, लेकिन आपको मीनिंगफुल सेंटेंस प्रोड्यूस करना जिससे पता चल रहा हो कि रिस्क क्या है और क्यों है। जैसे विलिंगनेस टू एक्वायर आईएल फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, लेकिन सिर्फ इतना देना विलिंगनेस टू एक्वायर आईएल, ये इनसफिशिएंट होगा। आपको आगे एक्सप्लेन भी करना होगा, क्योंकि कंपनी विलिंग होगी विंडो ड्रेसिंग करने के लिए। विंडो ड्रेसिंग मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए, ताकि वो प्रॉफिट को ओवरस्टेट करे, एसेट्स को ओवरस्टेट करे। ठीक है, ये ओवरस्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड प्रॉफिट, ये बात लिखनी होगी। फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो आपको सिचुएशन में मिल जाते हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे ही होती है इसकी ड्राफ्टिंग, जिस तरह चैप्टर 10 रिस्क असेसमेंट की ड्राफ्टिंग थी। आपको रिस्क सिचुएशन में से मिल जाते हैं, लेकिन आपने उनको एक्सप्लेन भी करना होता है। याद है वहां पे रिक्वायरमेंट थी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, यहां पे भी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन भी करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना। हाँ, वहां पे चैप्टर 10 में किसी क्वेश्चन में कहता था कि रिस्क ये भी बताओ हाउ वुड यू एड्रेस। यहाँ पे आपने देखा होगा वो रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि फ्रॉड रिस्क फैक्टर कोई सा भी हो, अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो उस पर प्रोसीजर क्या होते हैं उसके बाद, वो हमारी ओवरऑल अप्रोच है। ठीक है, इक्का दुक्का क्वेश्चन में वो पूछता है कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया, अब आगे क्या करेंगे, तो आगे क्या करेंगे, ओवरऑल अप्रोच है। एक मिनट है तो क्लियर हो गया जी। इसके सॉल्यूशन में लिखा है कि मैनेजमेंट को बोनस मिलने हैं, इस वजह से जो है उनको प्रेशर फेस करने हैं, इस वजह से उन्हें बोनस मिलने की वजह से वो फ्रॉड करते हैं। जी बिल्कुल, इसके अंदर लिखा है कि वो भी देख रहे हैं कि बोनस देना भी है कि नहीं ये नहीं देख रहे, वो कह रहा है हाँ अगर कंसीडरिंग है तो डिस्ट्रीब्यूट, इसका मतलब है कंपनी की पॉलिसी है। ठीक है, इंटेंशन है, ठीक है इंटेंशन है उनकी कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसी तरह वो कह रहे हैं कि जी सर क्वेश्चन सुनिएगा इनका, कह रहा है सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसीडरिंग कर रहे हैं कि मैनेजमेंट स्टाफ को बोनस मिलेगा। अभी कंफर्म तो नहीं है, कंफर्म नहीं है। अगर एक चीज कंफर्म नहीं है तो मैनेजमेंट क्यों फ्रॉड करेगी। मैं आपकी बात से 100% मुत्फिक हूं कंसीडरिंग में, लेकिन क्या क्वेश्चन में मुझे ये अज्यूम करना चाहिए कि अभी तो कंसीडर कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं है। ऐसे आ जाऊं यहाँ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को सामने रख के नेगेटिव साइड वाली बात सोचो। इसी तरह आप ही के क्वेश्चन को एक दूसरे सेकंड केस में भी पूछ रहा हूं, कह रहा है वन ऑफ द कंपेटिटर्स हैज शोन इट्स विलिंगनेस टू एक्वायर आईएल। कंपेटिटर ने कहा मैं आईएल को एक्वायर करना चाहता हूं। अगर तो आईएल कह रहे हैं ना भैया हम नहीं बिकना चाहते, तो फिर तो कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर। अब उसने ये नहीं बताया आईएल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मे बी आईएल वाले शेयर बेचना चाहे, बिजनेस बेचना चाहे, मे बी ना बेचना चाहे। अगर वो नहीं बेचना चाहेंगे फिर तो एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी नहीं है ना, फिर तो ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर बेचना चाहते हैं फिर फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। अब मुझे बताइए मैं क्या अज्यूम करूं, ये कि नहीं आईएल वाले फ्रॉड ये बिजनेस भी बेचना चाहते होंगे, कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं है, ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का यूज करूं। इसी तरह कोड ऑफ एथिक्स में भी एक सिचुएशन थी, जब क्लाइंट हमारे सीनियर को ऑफर करता है भैया ऑडिट के बाद मेरे पास आ जाना, मुझे ज्वाइन कर लो, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट, याद है। वहां पे अगर सीनियर की इंटेंशन होती थी कि मैं ज्वाइन करूंगा क्लाइंट को बाद में, फिर थ्रेट राइज होता था। अगर सीनियर की इंटेंशन नहीं है ज्वाइन करने की, फिर थ्रेट नहीं होता था। ये बात याद है। तो क्वेश्चन में उसने ये नहीं बताया इंटेंशन है कि नहीं, सिर्फ इतना बताया क्लाइंट ने ऑफर किया उसको। मैं क्या ये अज्यूम करूं नहीं इंटेंशन सीनियर की यही है, उसने ज्वाइन नहीं करना, कोई थ्रेट नहीं। यहाँ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के विलिंग है तो ये थ्रेट राइज होता है, बता देना चाहिए। उसी तरह हम बता दोनों डिस्कस कर लें, या अगर एक करना है तो नेगेटिव वाला डिस्कस करें, बेहतर ये होता है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास कोई खुला टाइम तो होता नहीं है। तो अगर आप समझते हैं आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप ये पूरा पेपर विद इन टाइम कर लेंगे, फिर दोनों डिस्कस कर लें, कोई इतराज नहीं। लेकिन अगर टाइम कम है तो फिर जो मोस्ट ऑब्वियस सिचुएशन होती है, मोस्ट प्रोबेबल, जो ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है, उस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। और वो क्या है कि थ्रेट राइज होता है, रिस्क राइज होता है। ये बात समझ आ गई आपको जी। और कोई क्वेश्चन, शाबाश अच्छे क्वेश्चन पूछना। 1 क्लियर। 1 के बाद 2 और 3 ये तो हमारा वही डुप्लीकेट हो रहा है, बल्कि 4 भी है ना, ये वॉल्यूम 1 वाले डुप्लीकेट हो रहा है ना। हाँ 5 था, तो 5 में बताइए। 5 में 3 सिचुएशन है। 1 बताना क्या है, मैं पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लूं। केस स्टडी में रिक्वायरमेंट ज्यादा अहम होती है, क्वेश्चन ज्यादा अहम है। अच्छा क्वेश्चन होता लेंथी है, रिक्वायरमेंट होती छोटी है, लेकिन ज्यादा अहम क्या है,
रिक्वायरमेंट सही ना समझी, पूरा क्वेश्चन फर्क है। रिक्वायरमेंट सही समझ लग गई, क्वेश्चन में कोई ऊंच नीच होगी थोड़ी बहुत, वो इतना अहम नहीं है, इतना अहम नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट समझ आता है। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन द अबव सिनेरियो। क्या मुझे एक्सप्लेन भी करना है? अंडरस्टूड होता है आइडेंटिफाई करके, एक्सप्लेन सिर्फ हेडिंग थोड़ी बना दूंगा मैं। एक आधी लाइन में मुझे एक्सप्लेन क्यों फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, तो हमें एक्सप्लेनेशन तो जरूरी देनी होती है ना, पूछे ना पूछे। आगे प्रोसीजर नहीं लिखने हमने फ्रॉड रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक आधी लाइन में एक्सप्लेनेशन दे दें बेहतर है। अच्छा आप बता देखते हैं, पहला GL was previously exporting all of its production under the brand name of wearables। अगर यहां तक होता तो कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर था, लेकिन अगर वो कहता ना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढो, वो था। हाँ वो कहां से, अभी देख, अभी बताएंगे कहां, खुद आपको तो बताएंगे कहां से आया, बताइए कहां से आया। हाँ जी, डीलिंग इन इंपोर्ट एंड, इसमें कहां से, एक्सपोर्ट में कहां से रिस्क आया, रीजन बताए ना। अब देखें इन्होंने क्या, अब देखें एक मिनट ठहरे, इन्होंने कहा डीलिंग इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिस्क होता है। अच्छा आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन आपको समझ आई, इसीलिए एग्जामिनर को भी समझाना पड़ता है कि एक्सपोर्ट में रिस्क क्यों है। अच्छा भाई जिसने पूछा है वो तो ना बताएगा मत का। अच्छा चले बताए, फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हो तो ऊपर नीचे हो सकता है, शाबाश। ये अच्छा ये रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं है मेरे भाई, फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं है। तो उसने पूछा भी नहीं, रिस्क पूछा भी नहीं, इसलिए इसको छोड़ देंगे, आगे चलें। कहते हैं however it has been facing the issue of decline in export order। यहां तक सेंटेंस में कौन से वाले अल्फाज है जिनको अंडरलाइन करना चाहिए? हाँ अब ये हुई आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कि क्वेश्चन में कौन से अल्फाज अहम है, ये आपको पता चलना शुरू हो गया। एंड therefore has decided to start focusing on local market। accordingly it has made an agreement with BL according to which GL's products would be sold to BL who would market them through BL's retail outlets spread throughout Pakistan। ठीक है, ये अरेंजमेंट बता रहा है कि भैया हम आपको बेचेंगे, आपके पूरे जनरल स्टोर है पूरे पाकिस्तान में, उनके जरिए बेचना। यहां तक कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है। हाँ आगे, ए डायरेक्टर ऑफ GL होल्ड्स मेजर शेयर होल्डिंग इन BL। रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी कैसे बनी मेरे भाई? एक कंपनी का डायरेक्टर दूसरी कंपनी में एम्प्लॉय है, रिलेटेड पार्टी बनती है? नहीं बनती। एक कंपनी का डायरेक्टर दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है, या दूसरी कंपनी में मेजर शेयर होल्डर है 20% या उससे ज्यादा का, तो क्या एसोसिएटेड कंपनी। एसोसिएटेड कंपनी बोले तो रिलेटेड पार्टी, और रिलेटेड पार्टी के साथ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, अबे है कि नहीं फ्रॉड रिस्क फैक्टर? सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है कि नहीं? क्यों? मिलके फ्रॉड कर सकते हैं, मिलके फ्रॉड कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया बात मेरे भाई? अच्छा और सेकंड क्लियर है? थर्ड भैया कोई है पूछ लीजिए भाई। हाँ थर्ड में प्रॉब्लम है ना? हाँ प्रॉब्लम है ना? हाँ बिल्कुल शाबाश। अब पढ़ते हैं। While discussing some of the internal control deficiencies in the payroll processing department, internal control deficiencies अंडरलाइन करें। अच्छा सिंपल डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई हो जाए वो एरर है, मिस स्टेटमेंट सिंपल। लेकिन अगर आइडेंटिफाई हो जाए और फिर भी उसको कोई करेक्ट ना करे, भाई आपको पता चले कि ये कलमा चौक वाली साइड पे CCTV कैमरा जो है वो 5 साल खराब हो गए, हो जाते हैं खराब, कोई मसला नहीं है। टीवी पे खबर आ गई, फिर भी कोई ठीक नहीं कर रहा। अब ये छोटा इशू, अब चोरों को भी खबर हो गई कि भाई इस जगह पे CCTV कैमरा खराब है, वो पहुंच जाएंगे उधर, शाम को पहुंचेंगे कि नहीं? कैमरे उतारने के लिए नहीं पहुंचेंगे, खराब कैमरे क्या करने, वो आपसे खुसूसी मुलाकात के पहुंचेंगे, और आपके पास जो उनकी अमानतें हैं हाँ वो लेने के लिए पहुंचेंगे। तो सिंपल डेफिशिएंसी हो वो वीक, लेकिन अगर आइडेंटिफाई होगी और करेक्ट नहीं की जा रही, किसी वजह से पैसे लगेंगे, पैसे कम करने हैं, प्रॉफिट बढ़ाना है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर होगा। कह रहा है विच वर रेज्ड इन द प्रीवियस ईयर्स मैनेजमेंट लेटर। पिछले साल के मैनेजमेंट लेटर में हमने बता दिया था। CFO हैज इन्फॉर्म्ड दैट द मैटर हैज बीन रेफर्ड टू इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। CFO ने कहा हमने मैटर इंटरनल डिपार्टमेंट को भिजवा दिया, बट इज पेंडिंग है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इलनेस ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर। चीफ इंटरनल ऑडिटर बीमार है, इस साल तक बीमार है, साल इतना लंबा अरसा हो गया बीमार। भैया इसको चेंज कर दो ना भैया। देखिए इंडिविजुअल्स के बीमार होने से या मर जाने से भी सिस्टम को फर्क, कंपनी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बैकअप होना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए। इसका मतलब है इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज करेक्ट नहीं हो रही, फ्रॉड रिस्क। अच्छा इसमें एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर बता सकते हैं कि इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई हो चुकी है, अभी तक करेक्ट नहीं हुई। एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि चीफ इंटरनल ऑडिटर बीमार है, मॉनिटरिंग नहीं हो रही होगी इफेक्टिव, क्योंकि जब हेड मौजूद ना हो किसी भी डिपार्टमेंट का, उस डिपार्टमेंट में काम ठीक नहीं हो रहा होता फिर। तो ये इनइफेक्टिव मॉनिटरिंग को भी डिस्कस कर सकते हैं। एक ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि आइडेंटिफाइड वीक इंटरनल कंट्रोल आर नॉट करेक्टेड, ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो जाएगा। और दूसरा इस इनइफेक्टिव मॉनिटरिंग, आपको पता है ऑडिट डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ है ही नहीं,
ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है लेकिन इनइफेक्टिव काम कर रहे हैं, ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। जी क्लियर हो गया? ये कहीं पढ़ा नहीं हुआ था? लिस्ट में पढ़ा, हाँ लिस्ट में पढ़ा था, पढ़ा क्यों नहीं था? जी 5 में और कोई इशू? 6 में? हाँ पूछिए। मोबाइल फोन अंडरलाइन कीजिए। क्या मोबाइल फोन चक्की में बनते हैं? टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में। चले अगर वैसे अगर आपको इससे इख्तलाफ है, अगर आपको इससे इख्तलाफ है तो आप इसे प्रीशियस एंड पोर्टेबल इन्वेंटरी के तौर पे लिख लें। भाई उससे तो एग्री करते हैं, वो लिख लें, शाबाश। हाँ जी, इसमें और कोई प्रॉब्लम? जी जी मेरे भाई। नहीं देखिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट और फैशन बेस्ड प्रोडक्ट, ये दो प्रोडक्ट्स, इनका निश्चित है इन्होंने हाँ जरूर ऑब्सोलीट हो ही जाना, कंफर्म है। ये जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी और फैशन कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इनमें इनहेरेंट रिस्क होता है कि जैसे ही टेक्नोलॉजी या फैशन चेंज हुआ ये ऑब्सोलीट हो जाएंगे, क्योंकि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होगी और मैनेजमेंट ने प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की होगी जानबूझ के। मैनेजमेंट ने कोई ऐसे प्रोसीजर नहीं अप्लाई किए ऑब्सोलीट इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक, और अब आप मुझे बताएंगे कि अगर आप इस कंपनी के ऑडिटर हो और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई करना हो, क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे ऑब्सोलीट इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए? बताइए। 1 2 3 4। पहले आप भैया एजिंग रिपोर्ट देखेंगे मोबाइल्स की। अच्छा और? नहीं ठीक है ठीक है, पता ये रेंट के बाद देखेंगे मोबाइल रिटर्न तो नहीं हुए। अच्छा और? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट से कंफर्म कर सकते हैं, कोई देख सकते हैं डैमेज आइटम फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान कोई हो। रिटर्न वाली बात आपने कर दिया, एक अहम बात नहीं करे जिससे मेरी तसल्ली हो जाए। प्रोविजनिंग नहीं, प्रोविजनिंग आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहे हैं। नहीं भैया एक बता दें, और इतनी मेहनत किया। नहीं 1 मिनट है भैया, 1 मिनट। फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या देखेंगे? आप बताइए। डिफेक्टिव इन्वेंट्री की रिटर्न ये रेंट के बाद देखें। ठीक है, ये हो गया हुआ। ये रेंट के बाद सेल प्राइस देखेंगे क्या है मेरे भाई। और खास तौर पे अगर कोई न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है, कंपनी ने किया है या कंपाइटर ने, उस सूरत में तो खास तौर पे उसका फैक्ट देखेंगे सेल प्राइस में क्या हुआ। ये भाई को दे दीजिए। और भाई उसने 3 प्रोसीजर बताया, उसे ना दूं, इसे 1 प्रोसीजर बताया, इसको दे दूं मैं। अगली दफा इसे पूछ लेंगे सर। चलिए और कोई क्वेश्चन नंबर 6 में कोई और इशू हो तो पूछ लें। समझ आ गया आपको? इसमें बेजी मेरे भाई, इसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या क्या थे? इसमें उसने 2 चैप्टर को इकट्ठा किया है। हाँ ये मैंने पूछना है आपसे, कौन कौन से चैप्टर को इकट्ठा किया? 10वें चैप्टर को? बिल्कुल भी नहीं। और भाई रिक्वायरमेंट ए में चैप्टर 19 फ्रॉड वाला चैप्टर है, बी में इंटरनल ऑडिट वाला चैप्टर है। इंटरनल ऑडिट वाला पढ़े नहीं? दूसरी क्लास में पढ़ाया होगा, इसी में पढ़ाया, मुझे याद नहीं है। कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। नहीं ये मेरी तसल्ली नहीं करा रही है, मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। नहीं पूरा कह रहा है। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ सेल फोन्स प्राइवेट लिमिटेड सीपीपीएल व्हिच ऑपरेट्स ए चेन ऑफ मोबाइल फोन। अंडरलाइन कीजिए, मोबाइल फोन। फ्रॉड रिस्क फैक्टर आ गया। रिटेल आउटलेट्स, अबाउट 25% ऑफ शेयर होल्डिंग इन सीपीपीएल इज ओन्ड बाय अनवर एंड हिज वाइफ। यहां तक कोई मसला नहीं है, यहां तक कोई मसला नहीं है। कैसे मसला है? सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग उनके पास है तो क्या मसला है? 1 मिनट है, भैया 1 मिनट है, कंसेप्ट की ट्यूनिंग करना उसकी। जी बताए। यानी मैनेजमेंट के पास ज्यादा शेयर होल्डिंग हो, फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता है, बिल्कुल पड़ा है। अभी तक ये बता रहा है शेयर होल्डिंग, अभी तक ये कहां बताया उसने कि वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है? किधर है? आगे कहा है ना, तो मैंने कहा था यहां तक कोई मसला नहीं है। आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर, आपको ये पता होना चाहिए कि इस लफ्ज से फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हो रहा है। रट्टा थोड़ी लगाना होता है हमने। आगे, अनवर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव अंडरलाइन कीजिए, यहां से फ्रॉड रिस्क फैक्टर आता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का हिस्सा है, मैनेजमेंट के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, वरना फाइनेंशियल में हेरफेर करके शेयर प्राइस को फ्लक्चुएट करवाएंगे। एंड आल्सो लुक आफ्टर द फाइनेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। वो बता रहा है कि वो मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व है। देयर आर 5 अदर डायरेक्टर्स एंड ईच ऑफ देम होल्ड्स 15% शेयर इन सीपीपीएल। इसमें कोई रिस्क है? कुछ भी नहीं है। बाकी के 25 इनके पास है, बाकी दूसरों के पास ही होंगे।
द इंटरनल ऑडिट, यहां तक हमने 2 फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किया अभी तक। आगे कह रहे हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन कंप्राइजेस ऑफ 3 सीनियर ऑफिसर्स हु आर ग्रेजुएट्स। तो ग्रेजुएट तो कॉम्पिटेंट है ना? नहीं है, ग्रेजुएट सिंपल बीए करके आ गए हैं। हाँ जी, कॉम्पिटेंस नहीं है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर लिखा होता हुआ सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर तो फिर वो कॉम्पिटेंट होते हैं। देयर ड्यूटी, तो ये हमारा इंटरनल ऑडिट, ये हमारा बी में डिस्कस होगा इशू, तो जिसमें हम कहेंगे कि ये इंटरनल डिपार्टमेंट कॉम्पिटेंट वगैरह है कि नहीं है। अगर है तो हम कहेंगे वर्किंग पेपर यूज करो, नहीं हम कहेंगे ना यूज करो। Their duty is not checking of accounting records, physical stock taking, preparation of bank reconciliation, preparation of bank reconciliation को अंडरलाइन करो। ये इसने करना है तो उसको चेक कौन करेगा? Reviewing payments and verification of fixed assets and current assets। बाकी ड्यूटीज हमें लग रहा ठीक है, लेकिन ये conflicting responsibility दे दी। 2 इशू, ग्रेजुएट्स वाला था कंपिटेंस वाला, और ये conflicting responsibility वाला है ऑब्जेक्टिविटी वाला। During the planning phase, one must stress the need for early completion of audit। early completion अंडरलाइन करें। टाइम प्रेशर आ गया, फ्रॉड इस फैक्टर के चारे जल्दी जल्दी रिपोर्ट देंगे, ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म ना करें, कहीं फ्रॉड ना पकड़ा जाए उनका। इन ऑर्डर टू बी एबल टू सबमिट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर सीकिंग ए लॉन्ग टर्म फाइनेंस। किसको अंडरलाइन करना है? पहला पॉइंट था, फ्रॉड इस फैक्टर है। विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। He was of the view that internal audit working papers would be of enormous help in performing and early completion of audit। यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो अप्रोच बता रहा है कि वो ये चाह रहा है, ये चाह रहा है इंटरनल वालों का काम कर लो यूज। तो बताइए अब हमें फ्रॉड फैक्टर समझ आ गए क्या है? 4 हैं। मोबाइल फोन, चीफ एग्जीक्यूटिव, अच्छा ठीक है, वो इंटरनल ऑडिट वाले अगर सही काम नहीं कर रहे, आप उसको इनइफेक्टिव, उसको फ्रॉड फैक्टर में भी कंसीडर कर लें और जो रिक्वायरमेंट बी में भी कंसीडर कर लें। जी बिल्कुल ठीक है। अर्ली कंप्लीशन, सीकिंग लॉन्ग टर्म, और जो इंटरनल ऑडिटर से रिलेट करते हैं वो है एक कंपिटेंस का इशू, ऑब्जेक्टिव। अप्रोच के बारे में कोई नहीं बताया हमें कि वो इंटरनल ऑडिट वालों का तरीकाकार क्या है। प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस, जो कंफ्लिक्टिंग रिस्पांसिबिलिटी, इसीलिए तो कहा है प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस के लिए कि नहीं करना चाहिए इसको। जी स्टॉक टेकिंग, देखिए स्टॉक टेकिंग को रहने दीजिए, स्टॉक टेकिंग थोड़ा आर्गुएबल है कि स्टॉक टेकिंग को इंटरनल ऑडिटर वालों को इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो नॉर्मली कर लेते हैं, हाँ जी, स्टॉक टेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो कोई फर्क नहीं है। स्टॉक टेकिंग और इन्वेंट्री काउंट में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताइए, ऑडिटर्स जिस दिन स्टॉक टेकिंग हो रही होती है उस दिन ऑडिटर क्लाइंट को विजिट करता है? अच्छा बताइए, वो जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है या सब्सटेंटिव प्रोसीजर है? हाथ उठाना है जी, कितना हाथ उठा के बताइए। टेस्ट ऑफ, भाई दोनों हो सकते हैं। अगर ऑडिटर सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, जैसे हमने वो चैप्टर 11 में इन्वेंट्री सिस्टम में पढ़ा था, इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, केस स्टडी भी की थी कि ये इन्वेंट्री काउंट हो रहा है, इसमें से वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो। अगर ऑडिटर सिर्फ ऑब्जर्व करे कि इन्वेंट्री काउंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। और अगर ऑडिटर जाके खुद भी सैंपल बेस पे खुद भी काउंट करना शुरू कर दे तो वो क्या है? वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। शाबाश, ये भाई को दीजिए जी। और कोई क्वेश्चन? जी परसेंटेज कहीं पे डिफाइंड नहीं है, ये परसेंटेज हमारी आइटम मटेरियलिटी का सिर्फ 5%। बाकी हमने सिर्फ क्वेश्चन के फैक्ट से अंदाजा लगाना होता है। क्वेश्चन में कोई भी अगर 10, 12, 14% दे दे, हम उसे रिस्क के तौर पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन रेट कहीं हमने कंसेप्ट पढ़ा था, किस जगह पढ़ा था? नेगेटिव कंफर्मेशन में। वहां पे कोई परसेंटेज स्पेसिफाइड थी नहीं, हमने सिर्फ पास पेपर को सामने रख के एक 15% का बेंचमार्क बनाया हुआ था। परसेंटेज नॉर्मली स्पेसिफाइड नहीं होती स्वयं मटेरियलिटी ऑडिट में। हम क्वेश्चन के फैक्ट से अंदाजा लगा लेते हैं कि ये मेजर है जी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? हाँ एक और भी था 11 वाला। जी जी पूछिए क्वेश्चन। पार्ट डी में एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑल द इंटरनल ऑडिट नहीं ये काट दीजिए, ये क्वेश्चन में इसका जिक्र नहीं है, डायरेक्ट जिक्र नहीं है कि सारे का सारा इंटरनल का स्टाफ अनवर के अंडर काम कर रहा है। क्वेश्चन में असल में चूंकि कहीं पे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जिक्र नहीं कर रहा था, तो इससे हमने ये अंदाजा लगाया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो है ही नहीं, तो इंटरनल ऑडिट वालों को कौन कंट्रोल कर रहा होगा? हाँ नहीं इतनी लंबी, इसीलिए आपको करवा दिया कि स्टूडेंट के जहन में इतनी लंबी बात है, लेकिन आई क्या जब वो सोल्यूशन बना रहा होता है तो उसके जहन में आ जाती है बातें, वो लिख देता है। अगर आप एग्री करते हो इसको कैरी ऑन करें, वरना इसको डिलीट कर दें। अच्छा 11 में आइए। नहीं 10 तो आपको कह दिया था नहीं करना, कह दिया था नहीं करना। हाँ 11 में बताइए कोई इशू है, बताइए। हाँ तो शायद बिल्कुल, हाँ क्वेश्चन में सेल की बात नहीं हो रही, एक्विजिशन का इशू आ रहा है। ये सेकंड लाइन में लिखा हुआ है मॉर्निंग लिमिटेड हैज एक्वायर्ड, हैज एक्वायर्ड को काट के लिख ले इज अबाउट टू एक्वायर, इज अबाउट टू एक्वायर।
अब ठीक है, इज अबाउट टू एक्वायर, क्योंकि जब खरीद लिया तब का रिस्क लगे। मैनेजमेंट हैज गिवन पर्सनल गारंटी फॉर लोन से क्या होगा? पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की एक एग्जांपल ये भी है, डायरेक्टर्स ने अगर बैंक ने कहा लोन देने को तैयार है, डायरेक्टर पर्सनल गारंटी दे। वो क्या होती है कि डायरेक्टर कहते हैं अगर कंपनी आपको वापस ना कर सकी पैसे, हम अपने घर से लाके पैसे वापस करेंगे। बैंक ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात होगी, अब आपको लोन दे देते हैं, लेकिन मेरी कुछ डेट कॉवेनेंट रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, वो पता है कि नहीं आपको? डेट कॉवेनेंट रिक्वायरमेंट जब लोन, हाँ, तो बैंक ने कहा करंट रेशो 1:1 से कम ना है, वरना लोन अभी फौरी का फौरी वापस ले लूंगा। अब बताइए अगर करंट डायरेक्टर चाहेंगे करंट रेशो 1:1 है तो पता चले, क्योंकि कभी भी नहीं भैया घर से पैसे लाने पड़ेंगे। ठीक है जी, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। और की क्वेश्चन? चलिए इसको क्लोज कर दें आप, ये डिस्कशन होगी हमारी क्लोज। अब आते हैं हम अपने नए कंसेप्ट की तरफ, और हम सीखना चाह रहे हैं चैप्टर 20। अच्छा, चैप्टर 20 और 21 अगर खुद से पढ़ें तो डिफिकल्ट, क्लास में आके पढ़ें तो आसान, और एग्जामिनर के फेवरेट। एग्जामिनर देखें, एग्जामिनर जो है ना वो कोई खलाई मखलूक नहीं है। वैसे 1-2 मिनट में उसकी अप्रोच आपको बता दूं, आपने अक्सर देखा होगा कि जो क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं उन्हीं टॉपिक में से आते हैं। ये कैसे पता चलता है उसको, ये आपको बता दूं कैसे। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी बड़ी हैरानी होती थी, यार ये फैसला मैंने रात को बैठ के किया है, हफ्ता पहले किया कि ये छोड़ दिया, एग्जामिनर को कैसे पता चल गया? वो रीजन ये होती है कि जो आपके अबाव अजदाद जिन्होंने पेपर दिए होते हैं, जो टॉपिक आपके लिए मुश्किल लगता है उनके लिए भी मुश्किल है, तो जब आप पेपर देते हैं उन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, उनमें परफॉर्मेंस पुअर होती है। आई कैप आपको तो सिर्फ टोटल के रिजल्ट बताता है ना, आई कैप इंडिविजुअल क्वेश्चन वाइज भी एनालिसिस कर रहा होता है, कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक में था, ये कितने % स्टूडेंट ने पास किया, कितनों ने क्वेश्चन छोड़ा, कितनों ने अटेम्प्ट किया लेकिन फेल हुए। आई कैप को पता चल जाता है स्टूडेंट कहाँ सिलेक्टिव स्टडी कर रहा है, और सिलेक्टिव स्टडी को डिस्करेज करता है। मैंने आपको बताया था, एक होता है कि सिलेबस कंप्लीट करना, एक होता है डेप्थ ऑफ द कंसेप्ट। आप किसी कंसेप्ट के अंदर डिटेल में डेप्थ में घुस जाएं, ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन सारे कंसेप्ट्स को कवर करना ये जरूरी है। आप 80% कंसेप्ट को आपने डेप्थ में जाके सीख लिया, आप एक स्टूडेंट ये है, दूसरा स्टूडेंट जिसने 100% कंसेप्ट को एवरेज लेवल पे सीखा, किसके पास होने का चांस ज्यादा है? जिसने एवरेज लेवल पे सीखा। ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन करना ज्यादा अहम है, बजाय ये कि किसी कंसेप्ट के अंदर आप घुसते जाए। वो तो सारे कंसेप्ट कभी खत्म नहीं होता, खास तौर पे काउंटिंग में बात कर रहा हूं। तो एक तो आई कैप के पास ये स्टैटिस्टिक्स होते हैं, दूसरा आई कैप को हमारे प्रोफेशन का बंदा है, उसे पता होता है कि नॉर्मली कौन कौन से टॉपिक्स पहले करवाए जाते हैं, कौन से बाद में। आपने ये भी देखा होगा जो आप शुरू के टॉपिक्स कवर करते हैं उनमें नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछता है। आई कैप को पता होता है ये जो शुरू के टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं ना, इनमें स्टूडेंट्स को तैयार करने के लिए 4 महीने थे। जो एंड वाले टॉपिक कॉलेजेस में पढ़ाए गए ना, खास तौर पर आखिरी दिनों में, जैसे हम लोग भागम भाग करते होते हैं, टीचर्स हैं करते नहीं, मैं वैसे मैं जल्दी बात कर रहा हूँ, जल्दी बात कर रहा हूँ, अप्रोच बता रहा हूँ उसकी। तो उसको अंदाजा होता है कि जो एंड में टॉपिक्स करवाए जाते हैं, स्टूडेंट के पास प्रैक्टिस करने के लिए टाइम कम होता है, वो उसमें से फिर ज्यादा कोशिश करता है मैं क्वेश्चन सेट करूं। और हमारा स्टूडेंट क्या करता है एंड में, सर जल्दी से करवा दे, नहीं सर मंडे को नहीं आना, ये संडे को 2 घंटे की क्लास, इसको 3 घंटे की करते हैं, बस संडे को खत्म कर दें, बस मंडे को हमें मौत पड़ जाएगी आते हुए, मंडे को नहीं हमें आना, संडे को खत्म। और फिर अगर टीचर ने कहा नहीं भाई भागम भाग का काम नहीं करना, संडे की भी 2 घंटे की क्लास होगी, मंडे को भी आना है, फिर सोचते हैं अच्छा मंडे की क्लास 3-4 सफे हैं, घर से बैठ के खुद ही कर लेंगे, चलो घरों को निकलो, घर वाले बड़े उदास हैं हमारे बगैर, उनके काम रुके हुए हैं, छुट्टी कर लेते हैं, एंड में जल्दी चले जाते हैं। ये रीजन होती है फेल होने के। फिर तो भाई जब किसी भी सब्जेक्ट, सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात नहीं करा, किसी भी सब्जेक्ट में एक तो आखिरी दिनों में कोशिश करें भागम भाग वाला काम ना आप करें, और ना टीचर को मजबूर करें, टीचर को स्टूडेंट मजबूर करता है, टीचर को भी। और दूसरा, छुट्टी जल्दी घर ना जाएं, जल्दी घर जाने का मतलब है कि नुकसान हो सकता है। तो आखिरी टॉपिक जो हैं इन्हें तसल्ली के साथ पढ़ा करें और समझा करें। ठीक है जी, तो ये हमारा आखिरी चैप्टर्स हैं 20, 21, 22 निस्बतन 22 और 23 छोटे चैप्टर्स हैं, ये हमने रखे हैं मंडे के लिए। 20 और 21 आज और कल में, सॉरी 20 चैप्टर जो है उसमें 2 टॉपिक्स हैं, एक आज कवर करेंगे रिप्रेजेंटेशन वाला, एक कल सब्सिक्वेंट इवेंट वाला। संडे को हमारी प्लानिंग है चैप्टर 21 की। हाँ, टाइमिंग आपको ये लेक्चर एंड में बताऊंगा, याद करवाइएगा। तो आपने सुन लीजिए, ये सारा भाषण देने का मकसद क्या था कि भैया संडे को आके लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा और मंडे को छुट्टी नहीं करनी, मंडे को छुट्टी नहीं करनी, वरना रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरे पे नहीं, वो तो वैसे भी नहीं आ जाए। हाँ, जो स्टूडेंट रेगुलरली आता रहा है, उसने टेस्ट भी सारे दिए हैं और पास किए हैं, और घर जाके 2 घंटे डेली पढ़ता भी रहा है, उसकी जिम्मेदारी मेरे पे है, क्योंकि मुझे पता है ऐसा एक स्टूडेंट भी नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अब चलिए, अब आते हैं वापस रिप्रेजेंटेशन की तरफ। टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं हम रिप्रेजेंटेशन का, रिप्रेजेंटेशन लेटर। ठीक है, चैप्टर 20 2 टॉपिक, एक रिप्रेजेंटेशन का, एक सब्सिक्वेंट इवेंट का। सब्सिक्वेंट इवेंट का टॉपिक पढ़ना है कल, रिप्रेजेंटेशन का आज।
2021 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से क्वेश्चन कंफर्म है, इन दोनों चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है और बड़ा क्वेश्चन होता है 7-8 नंबर का। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, आपने इसको पहले कंसेप्चुअली समझते हैं क्या है, फिर जो वो कहता है वो हम सीख लेंगे किताबों में जो लिखा है। आपने सुना होगा कि जज कहता है किसको, कोर्ट का केस सुषमा को नहीं कहता। अब की बार वो अर्जुन को कह रहा है, अर्जुन को कहता है क्या के चल रहा है कि गीता पे हाथ रख के कहो, गीता उनकी किताब है, कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ भाई, अच्छा आप मुझे बताइए, जब वो कसम खा के कह देता है गवाह कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, तो फिर जो भी बात करता है जज उसकी बात के ऊपर फैसला सुना देता है, कहता है इसने कसम खाई है तो सच ही बोलेगा। ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता। बल्कि अच्छा वो उससे कसम जरूर उठवाएगा, लेकिन क्या कहता है, फैसला किस बेस पे करता है? फैसला कसम की बेस पे नहीं करता, सिर्फ फैसला करता है सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में। फैसला सिर्फ गवाहों के बयानात की रोशनी में नहीं होता, सबूत भी जरूरी होते हैं, गवाहों के बयान भी जरूरी है, मतलब कसम लेना भी उससे जरूरी है, लेकिन फैसला किस पे? दोनों पे होगा, सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में। ठीक है भैया, बात समझ आई? तो अब जिस तरह, अब मुझे ये बताइए, अगर गवाह ये कहे सर मैं बोलूंगा तो सच, लेकिन मैं कसम नहीं उठाऊंगा, जज क्या कहेगा? कहेगा अच्छा फैसला तो मैंने फिर भी सबूतों की बेस पे करना था, तो अब चूंकि कसम नहीं खा रहे फर्क कोई नहीं पड़ता, ऐसे कहेगा क्या? याद रखे, कसम खाना रिक्वायर्ड है लीगल सिस्टम में, कसम खाना रिक्वायर्ड है, लेकिन कसम खाने पे फैसला नहीं होगा, फैसला उसके साथ साथ सबूतों की बेस पे भी होगा। जो लीगल सिस्टम में स्टेटस इस बयाने हल्फी का कसम का होता है, एग्जैक्टली 100% वही स्टेटस हमारे ऑडिट में रिप्रेजेंटेशन का है। रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या है? ये वो इंफॉर्मेशन है जो हम मैनेजमेंट से रिक्वायर करते हैं रिटन फॉर्म में, जिसमें हम अपने कुछ मैटर्स को मैनेजमेंट से कंफर्म करवा रहे होते हैं कि भाई हमें लिख के दीजिए, रिटन फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। याद रखिए, मैनेजमेंट अगर हमें उन मैटर्स के ऊपर रिटन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दे दे तो हम अपने दूसरे प्रोसीजर भी परफॉर्म करते हैं। ये बात नहीं है कि मैनेजमेंट ने लिख के दे दिया, हमने कहा बताओ जरा लिख के दो कि रिलेटेड पार्टी जितने भी थे तुमने सारी की सारी हमें आइडेंटिफाई कर दी, डिस्क्लोज कर दी। मैनेजमेंट ने कहा अच्छा ये ले सर, हमने कसम खा के कहते हैं हमने जितने भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन थी सारी सारी डिस्क्लोज कर दिए, रिटन रिप्रेजेंटेशन आ गई हमारे पास। अब बताइए क्या वो प्रोसीजर जो हमने पढ़े थे टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप, वो प्रोसीजर हमने परफॉर्म करने हैं कि नहीं? बिल्कुल करना है। क्यों? क्योंकि हमारा फैसला सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बेस में नहीं होगा, अदर एविडेंस की बेस पे भी होगा, सबूत भी लेने हैं, गवाहों के बयान भी लेने हैं, फिर फैसला करना है जाके। तो सबसे पहले हमें समझा रहा है, अब देखते हैं कंसेप्चुअली हमने समझ लिया, अब देखते हैं किताबों में क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन क्या है। डेफिनेशन में एक आधी लाइन किताब में ऐड होगी, वो कह रहा है कि जी रिप्रेजेंटेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती, बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है नहीं होती, ठीक है, हमें तो ये है कि जी है क्या क्या नहीं है, इसको छोड़ो, हमें बताओ रिप्रेजेंटेशन है क्या। कहता है रिप्रेजेंटेशन है रिटन स्टेटमेंट, रिटन फॉर्म में होगी, ज़बानी कलामी नहीं होगी। ये है रिटन स्टेटमेंट, किसको दी जाती है? ऑडिटर को। भाई कौन देता है? मैनेजमेंट। किस लिए? टू सपोर्ट अदर एविडेंस, दूसरे एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए। डेफिनेशन में कंसेप्चुअली जो सबसे अहम लफ्ज है समझने वाला वो है टू सपोर्ट। रिप्रेजेंटेशन का स्टेटस होता है सपोर्टिंग एविडेंस, ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता। रिप्रेजेंटेशन का स्टेटस क्या होता है? सपोर्टिंग एविडेंस, कंक्लूसिव नहीं। ये ऑब्टेन तो जरूर करेंगे, ऑब्टेन करना रिक्वायर्ड है, लेकिन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के बेस पे ओपिनियन दे देना ये गलत है। रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ हमें अदर एविडेंस भी लेना पड़ेगा। यानी रिप्रेजेंटेशन का स्टेटस क्या है? सपोर्टिंग, ये दूसरे एविडेंस को सपोर्ट कर रहा होता है। या उससे एक और लफ्ज लिखा हुआ टू कंफर्म इन सर्टेन केसेस। ठीक है, दोनों में इसका मतलब ये है कि ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, यानी ये नहीं होगा कि सिर्फ कसम की बेस पे हम फैसला करते हैं एरिया। ठीक है, ठीक है। अगर मुझे बताइए, हमने वो फ्रॉड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मैनेजमेंट से इंक्वायरी वगैरह करते हैं कि रिस्क असेसमेंट आपके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क असेसमेंट प्रोसेस रिलेटेड टू फ्रॉड है क्या, आपने फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किए हैं क्या, कोड ऑफ कंडक्ट कम्युनिकेट किया है। अगर हमें उसके बाद आगे भी बात चल रही थी सेकंड पॉइंट में, अगर कोई फ्रॉड है एलेज्ड हो या एक्चुअली आइडेंटिफाई किया हो सस्पेक्ट, हमें बता दीजिए। बताइए अगर मैनेजमेंट हमें लिख के दे दे कि जितने भी फ्रॉड थे हमने आपको बता दिए, या ये लिख के दे दे कि कोई फ्रॉड है पूरे साल में, क्या हमें फ्रॉड से रिलेटेड अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए फिर भी कि नहीं? फिर भी करने चाहिए। ठीक है, यानी अगर मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन दे भी दे, उसका स्टेटस सिर्फ सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे होगा, कंक्लूसिव एविडेंस के तौर पे नहीं होगा। अब कंसेप्ट समझ आया रिटन रिप्रेजेंटेशन का? आगे चलते हैं। इसके बाद वो कह रहा है रिटन रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट सुने। पहला, ये रिक्वायर्ड है हर ऑडिट में। कहता है कंफर्मेशन लेटर रिक्वायर्ड नहीं था, चाहे सेंड करें चाहे ना करें, चाहे पॉजिटिव करें चाहे कंडीशन पूरी हो रही है तो नेगेटिव कर दें।
चाहे कंफर्मेशन सेंड करे, यूज करें, आपको पता है वो कुछ एग्जांपल भी थे जिनमें वो कहता था कंफर्मेशन किन सिचुएशन में यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कह रहा है रिक्वायर्ड है, रिप्रेजेंटेशन लेटर हर ऑडिट में ऑब्टेन करना है, हर ऑडिट में रिक्वायर्ड है। दुनिया में एक भी ऑडिट एंगेजमेंट ऐसे नहीं है जो इसमें रिप्रेजेंटेशन लेटर ना होता हो। इसको साइन कौन करेगा? रिस्पॉन्सिबल पर्सन। कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन? जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि सीएफओ, जैसे कि सीईओ या इक्विवेलेंट अथॉरिटी का कोई बंदा, जैसे कोई डायरेक्टर्स वगैरह में से हो सकता है, वो साइन करे। किसी क्लर्क से साइन ना करवा लीजिएगा, उसको क्या पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज एस्टिमेट्स हैं। क्या रिप्रेजेंटेशन की कोई डेट होनी चाहिए? रिप्रेजेंटेशन लेटर की डेट होनी चाहिए। कौन सी डेट होनी चाहिए? ऑडिट रिपोर्ट के बाद वाली ना। हाँ भाई, ये एक एविडेंस है, एविडेंस जितना भी है रिपोर्ट से पहले होना जरूरी है। तो ये ऑन और बिफोर ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए, आफ्टर हरगिज नहीं, आफ्टर हरगिज नहीं। और कोशिश करना चाहिए कि जितना क्लोज टू ऑडिटर रिपोर्ट डेट मिले हमें रिप्रेजेंटेशन, उतना बेहतर है। इसका मतलब होता है हमें रिप्रेजेंटेशन अपडेटेड मिल रही है। प्रैक्टिस ये है कि जिस दिन की ऑडिट रिपोर्ट होती है उसी दिन की रिप्रेजेंटेशन ली जाती है, या एक आधे दिन पहले की, बाद की तो हरगिज नहीं लेनी ना। एक केस स्टडी में उसने कहा, सीएफओ ने कहा, सर मैं ऐसा अगर छुट्टियों गुजारने के लिए जा रहा हूं कहीं पे हफ्ते के लिए, आपने रिप्रेजेंटेशन लेटर मुझे भेजा है, मैंने पढ़ लिया है, मेजबानी कलामी सारी चीजों से एग्री करता हूं, साइन वापस आके करूंगा, आप रिपोर्ट दे दीजिए। रिपोर्ट दे देंगे? तो भाई तो छुट्टियां प्यारी हैं तो जाओ भैया, हमें अपना एविडेंस प्यारा है, तुम छुट्टियां गुजार के आओ, हमें साइन करके रिप्रेजेंटेशन लेटर दोगे, हमारा एविडेंस तब पूरा होगा, तब रिपोर्ट को साइन करेंगे, वरना नहीं। अगर अभी रिपोर्ट चाहिए तो डिस्क्लेमर की देने को तैयार है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन लेटर ना मिलना स्कोप लिमिट है। सीएफओ का नहीं छुट्टियां बाद में, पहले ये रिप्रेजेंटेशन लेटर साइन। ठीक है, तो ये हमारा एविडेंस है, जरूर ऑब्टेन करना है। और कब ऑब्टेन करना है? ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले या उसी डेट पे, एज नियर एज पॉसिबल टू द डेट ऑफ, बट नॉट आफ्टर, नॉट आफ्टर, नॉट आफ्टर। क्लियर होगी ये बात? अब कहता है अच्छा ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होगी, इसका फॉर्म क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा? ज़बानी कलामी? हमने कहा कभी भी नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन लेटर होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी इन लेटर फॉर्म, रिटर्न फॉर्म में, लेटर फॉर्म में। लेटर एड्रेस किसको किया जाएगा? तो फॉर्म क्या होगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का? लेटर फॉर्म। किसको एड्रेस किया जाएगा? ऑडिटर को। प्रैक्टिकली थोड़ी सी एक बात बता दूं, हम मैनेजमेंट से कहते हैं रिप्रेजेंटेशन लेटर साइन करके दो, कहता है सर हमें क्या पता किस किस मैटर पे रिप्रेजेंटेशन चाहिए आपको, ये तो आप फैसला करते हैं कि आपको किस किस मैटर पे, फ्रॉड पे चाहिए, रिलेटेड पार्टी पे चाहिए, सब्सिक्वेंट इवेंट पे चाहिए, ये तो आप बताएंगे। तो प्रैक्टिकली ड्राफ्ट इसका ऑडिटर तैयार करता है, हाँ वो फिर अपने ऑफिशियल लेटर हेड पे प्रिंट निकाल के साइन मैनेजमेंट करते हैं। ऑफिशियली ये मैनेजमेंट की तरफ से ऑडिटर को दिया जाता है साइन करके, एड्रेस टू ऑडिटर होता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका ड्राफ्ट जो होता है वो ऑडिटर प्रोवाइड करता है कि मुझे इन मैटर्स को कंफर्म कीजिए कि आपने ये सारी अपनी जिम्मेदारी या चीजें जो है पूरी कर दें। यह फॉर्म ऑफ लेटर। क्लियर हो गया? लेटर फॉर्म में होगा, एड्रेस टू ऑडिटर। अब आते हैं आगे केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चीज की तरफ। रिप्रेजेंटेशन लेटर के कंटेंट्स क्या होंगे, एलिमेंट्स क्या होंगे? कंटेंट्स कह लें या एलिमेंट्स कह लें? भाई कंटेंट्स के एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि रिप्रेजेंटेशन लेटर में किन किन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी मैनेजमेंट से। कंटेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर का मतलब क्या है कि किन किन मैटर्स पे मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ली जाएगी। वो कहता है अच्छा सुन लीजिए एक एक करके। सबसे पहला, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे रिप्रेजेंटेशन लीजिए मैनेजमेंट से। क्या कि मैनेजमेंट से कहे सर हमें लिख के दीजिए कि आपने अपनी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर दी हैं। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी? मैनेजमेंट से कहे लिख के दीजिए कि आपने रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर दी हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं वो रिलायबल है, फ्री फ्रॉम रियल मिसस्टेटमेंट है। हमें लिख के दीजिए कि आपने ऑडिटर को हमें सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। लिख के दीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी है। मैनेजमेंट कहेगी लिख के दिया तो था, कहाँ? एंगेजमेंट लेटर में। हम कहेंगे नहीं नहीं वहां पे भी था, लेकिन वहां पे आपने लिखा था कि हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, हम ये काम करेंगे, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। रिप्रेजेंटेशन लेटर में क्या लिख के दे रहे हैं कि हमने ये काम कर दिया है, हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। तो रिप्रेजेंटेशन लेटर की वर्डिंग में और एंगेजमेंट लेटर की वर्डिंग में फर्क है। तो भाई पहली चीज ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी आ जाए रिप्रेजेंटेशन लेटर में, स्पेसिफिक भी आएंगे। ओवरऑल आ गए तो स्पेसिफिक नहीं आएंगी। स्पेसिफिक हाँ वो लहदा, वो नीचे लहदा पैरा आएगा। स्पेसिफिक क्या मतलब कि रिलेटेड पार्टी के हवाले से हम मैनेजमेंट से कहेंगे सर लिख के दीजिए कि जितनी भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शंस थे आपने सारे आइडेंटिफाई करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोज कर दिए हैं, ऑडिटर को भी कम्युनिकेट कर दिए हैं, लिख के दीजिए। वो कहेंगे सर आपका काम क्या था? ये तो आपने इंश्योर करना ना सारी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज हो गया कि नहीं हो गए। तो अगर आपने तसल्ली कर लिया तो फिर हमसे क्यों लिखवा रहे हैं? हमने कहा अच्छा कभी जज से पूछा था कि जज साहब फैसला तो आपने फिर सबूतों की रोशनी में करना है, तो मेरे से कसम क्यों खिलवा रहे हैं? भाई एक चीज सिस्टम में रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड। इसलिए अब जज से पूछेंगे, जज कहता है असल में हम इसलिए कसम खिलवाते हैं कि शायद ये जो गवाह है ना इसका ज़मीर जाग जाए, ठीक है, और ये हमें सच बात बता दे। लेकिन हम इस पे एतबार फिर क्यों नहीं करते? इसलिए कि हमें भी पता है ज़मीर सोया हो तो जाग जाए, और जो मरा हो तो होगा, जिसकी आत्मा ही सड़ेली हो उसने तो कसम खा के भी झूठी बोलना है।
इसलिए जज कहता है कि हम उसे कसम ले लेते हैं, लेकिन फैसला उस। तो अगर क्लाइंट हमें कहे कि रिलेटेड पार्टी पे रिप्रेजेंटेशन नहीं दूंगा, तुम खुद प्रोसीजर परफॉर्म करके ढूंढ दो, तो क्या हम एग्री कर जाएंगे? हम कहे रिप्रेजेंटेशन भी रिक्वायर्ड है। फिर इसके बाद फ्रॉड के बारे में रिप्रेजेंटेशन लेनी चाहिए कि हमें लिख के दीजिए आपको जितने भी नॉन इश्यूज थे फ्रॉड के हवाले से, आपने सारे हमें कम्युनिकेट कर दिए। अगर मैनेजमेंट हमें लिख दे कि सारे फ्रॉड हमने आपको कम्युनिकेट कर दिए, क्या हमें फिर भी खुद से प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत है? क्यों? इसलिए कि रिप्रेजेंटेशन का स्टेटस सिर्फ सपोर्टिंग है, कंक्लूसिव नहीं है। हमने अदर एविडेंस भी ऑब्टेन करना है। और किस पे रिप्रेजेंटेशन ली जाती है? रिक्वायर्ड है आईएस नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, कि हम उनसे कहते हैं सर हमें लिख के दीजिए कि आपने जितने कोई लीगल नॉन कंप्लायंस नहीं की, अगर लॉ की किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है तो हमें बता दीजिए। ये भी रिप्रेजेंटेशन लेंगे, रिप्रेजेंटेशन लेंगे लिटिगेशन के ऊपर। सर आप हमें कसम खा के बताइए कि जितने भी लीगल केसेस आपके खिलाफ थे आपने सारे के सारे हमें डिस्क्लोज कर दिए हैं। लीगल केसेस पे, लिटिगेशंस पे याद रखिए रिप्रेजेंटेशन लेना रिक्वायर्ड है। अगर मैनेजमेंट हमें बता दे कि सर ये 2 केसेस हैं सिर्फ हमारे खिलाफ, रिप्रेजेंटेशन दे दी, इनके अलावा कोई केस नहीं है, बताइए क्या फिर भी हमें लॉयर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करने की जरूरत है? बिल्कुल है। क्यों? सपोर्टिंग एविडेंस है, कंक्लूसिव नहीं। याद रखिए इन सारे पे रिप्रेजेंटेशन लेना एप्रोप्रिएट है, लेंगे, रिक्वायर्ड है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ इसी पे रिलाई करें और दूसरे एविडेंस को ऑब्टेन नहीं करना, उसको भी ऑब्टेन करना। भी हो गया। सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे ये कल हमने टॉपिक पढ़ना है, लेकिन अभी बता दूं हम मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। सर हमें लिख के दीजिए कि जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं आपने आइडेंटिफाई करके अगर एडजस्ट होने थे तो एडजस्ट कर दिए, डिस्क्लोज होने थे तो डिस्क्लोज कर दिए। अब सब्सिक्वेंट इवेंट तो नहीं पता होगा आपको क्या होते हैं, क्या होते हैं? ये एंड के बाद होते हैं। ये नहीं पता होगा एडजस्टिंग कौन से होते हैं, नॉन एडजस्टिंग कौन से, ये भी एडजस्टिंग के एग्जांपल दीजिए फिर। हाँ, लीगल केसेस का डिसीजन, एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री, बैंकरप्सी ऑफ डेटर और सेल्स रिटर्न आफ्टर डिफेक्टिव इन्वेंट्री का रिटर्न होना आफ्टर ईयर एंड। शाबाश। और नॉन एडजस्टिंग फायर, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए अगर मैनेजमेंट हमें लिख के दे दे कि सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स हमने आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज कर दिए, हमें खुद से तो फिर सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है ना भाई, है क्यों है? और फिर हम मैनेजमेंट से ये भी पूछते हैं कि अजम्पशन लिख के दीजिए, आपने जितनी भी अजम्पशन या एस्टीमेट्स अप्लाई किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो रीजनेबल है। और इमटेरियल मिस स्टेटमेंट, ये तो चैप्टर 4 में पढ़ते हैं कि मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट अगर इमटेरियल, मैनेजमेंट से कहते हैं सर रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए कि इफेक्ट मिस। भाई ये क्लियर हो गया। किन किन ये लिस्ट क्या पढ़ी हमने, वो कौन से एरियाज हैं, वो कौन सी रिप्रेजेंटेशन है जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर करते हैं कि ऑडिटर ने जरूर लेनी है मैनेजमेंट से। फिर ऑडिटर ने आईफैक्स से सवाल किया, उसने कहा ये रिप्रेजेंटेशन तो ले लेंगे, अगर इसके अलावा भी हमारा दिल करे किसी एरिया पे तो हमें भी कोई डिस्क्रिशनरी पावर दीजिए। उसने कहा बिल्कुल, उसमें भी आप मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बताइए मिसाल के तौर पे, उसने कहा मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा एरिया हो जिसमें मैनेजमेंट की इंटेंशन इन्वॉल्व हो रही हो या जो मैनेजमेंट के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पे डिपेंड कर रहा हो, अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा एरिया है जो मैनेजमेंट की इंटेंशन या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पे डिपेंड कर रहा है, उस पर रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। नहीं बात समझ आई? मिसाल के तौर पे क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, मुझे बताइए कि अगर हमने शेयर्स खरीदे, कंपनी ने शेयर्स खरीदे, करंट एसेट है कि नॉन करंट एसेट? करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट? इसकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है। इंटेंशन है करीब बेच देना है, करंट। इंटेंशन है लॉन्ग टर्म रखना 4 साल तक, तो इंटेंशन कैसे है दिमाग में? तो देखने के लिए कि मैनेजमेंट की क्या इंटेंशन है उसका सीटी स्कैन करवाएंगे, उसमें नजर आ जाएगा। नहीं हाँ, क्या करवाएंगे? एक्सरे कराएंगे। हाँ, तो ये है क्लासिफिकेशन। ये बात समझ आई क्लासिफिकेशन। फिर कह रहे हैं मशीनरी यानी फिक्स एसेट की भी क्लासिफिकेशन। अब बताइए मशीनरी करंट एसेट है कि नॉन करंट एसेट? इंटेंशन, किस इंटेंशन पे डिपेंड करता है? यूज करना है कि सेल करना है? यूज करना है तो भाई इतना यूज नहीं करना कि 1 साल में फारग हो जाए। ये यूज नॉर्मली जो है हाँ, नहीं उस एग्जांपल दी हुई है स्टैंडर्ड में कुछ ऐसी जो नहीं बढ़ा अगले एग्जांपल पे चले।
कंप्लीटनेस ऑफ लायबिलिटीज, कंप्लीटनेस ऑफ लायबिलिटीज के हम मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले, आपको पता है कंप्लीटनेस की एग्जैक्शन वेरीफाई करना मुश्किल होता है, एग्जिस्टेंस आसान है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज रिकॉर्ड हो गई है उसको वेरीफाई करना आसान है, भाई जो चीज रिकॉर्ड ही नहीं हुई उसको वेरीफाई करना मुश्किल है। कंप्लीटनेस ऑफ लायबिलिटीज और मॉर्गेज, क्या क्लाइंट ने अपने एसेट्स पे कोई मॉर्गेज चार्ज क्रिएट करवाया, लोन वगैरह लिया, अब देखिए एसेट्स को देख के थोड़ी पता चलेगा कि इस पे चार्ज या मॉर्गेज क्रिएट करवाया कि नहीं करवाया। हाँ बिल्कुल, वो मैनेजमेंट से। तो बताइए कि रिप्रेजेंटेशन जो आईएसए स्टैंडर्ड ने रिक्वायर की वो तो हम ऑब्टेन कर लेंगे, क्या इसके अलावा भी अगर ऑडिटर चाहे तो रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर सकता है? बिल्कुल, अगर जरूरी समझे तो। और नॉर्मली वो कौन से एरियाज होते हैं जो मैनेजमेंट की इंटेंशन पे बेस कर रहे होंगे या उसके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पे, ठीक है। इसी तरह गोइंग कंसर्न में भी नॉर्मली होता है कि मैनेजमेंट का फ्यूचर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उसके ऊपर हम रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। इसमें अच्छा, अब एक चीज सुन लीजिए कि एग्जाम में वो केस स्टडी कैसे पूछेगा। केस स्टडी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड दो तरह की केस स्टडी पूछ सकता है। कितनी तरह की? पहली केस स्टडी क्या होगी, वो पूछेगा कि ये 3 4 5 सिचुएशंस हैं, बताओ इनमें रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना एप्रोप्रिएट है कि नहीं। क्या पूछेगा, ये 2 3 4 सिचुएशंस हैं, हर सिचुएशन के बारे में अलग अलग बताओ कि रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। हम कैसे अंदाजा लगाएंगे रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना एप्रोप्रिएट है कि नहीं? हम देखेंगे क्या ये इशू जो वो डिस्कस कर रहा है रिक्वायर्ड वाली लिस्ट में है तो रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना एप्रोप्रिएट। इनमें नहीं तो हम देखेंगे क्या वो मैनेजमेंट की इंटेंशन या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पे बेस कर रहा है। अगर इस लिस्ट में नहीं है लेकिन वो एरिया ऐसा है जो मैनेजमेंट की इंटेंशन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पे बेस कर रहा है तो फिर भी रिटन रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है। यानी रिटन रिप्रेजेंटेशन कब एप्रोप्रिएट होगी, जब वो रिक्वायर्ड हो या नेसेसरी हो उसे ऑब्टेन करना। और रिटन रिप्रेजेंटेशन कब एप्रोप्रिएट नहीं होगी, जब वो मिस स्टेटमेंट हो या स्कोप लिमिटेशन हो। और यहां पे जब मैं मिस स्टेटमेंट कह रहा हूं, अंडरस्टूड है, इसका मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, इमटेरियल नहीं। मैं बात समझ आई है? नहीं समझ आई? एग्जांपल से मुझे ये बताइए, अगर आपसे वो ये कहे कि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस हैं ड्यूरिंग द ईयर, क्या इस पे रिटन रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है? बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगली एग्जांपल, वो कह रहा है कि क्लाइंट ने रीवैल्यूएशन करवाई किसी एक्सपर्ट से, अब क्लाइंट आपको रीवैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं दे रहा, कह रहा है सर हम रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार हैं कि ये वैल्यू जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है रिवैल्यूएशन रिपोर्ट के मुताबिक ही है, रिपोर्ट नहीं देंगे। क्या रिटन रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है? रिटन रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट नहीं है। इसको क्यों है? क्योंकि बल्कि यहां तो मॉडिफाइड ओपिनियन एप्रोप्रिएट है। अब अगर क्लाइंट कहे सर हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड नहीं की, लिख के देने को तैयार हैं, क्या इन केसेस में रिटन रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है? रिटन रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों? मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। बल्कि इस सिचुएशन में तो मॉडिफाइड ओपिनियन एप्रोप्रिएट है। ये बात समझ आई? एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन के हवाले से कितनी तरह की केस स्टडी पूछेगा? 2 तरह की। पहली केस स्टडी क्या होगी, जिसमें उसने 3 4 मैटर्स लिखे होंगे, हमसे क्या पूछ सकता है, बताओ रिटन रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं। हमने कैसे फैसला करना है, देखना है क्या वो एरिया वो सिचुएशन रिक्वायर्ड की लिस्ट में है तो एप्रोप्रिएट, नहीं है तो फिर देखना है क्या वो मैनेजमेंट की इंटेंशन है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पे डिपेंड कर रही है, इसमें तो एप्रोप्रिएट। इसकी कंप्लीट लिस्ट देना पॉसिबल नहीं क्योंकि ये बहुत से एरिया हो सकते हैं, इसलिए आपने एग्जाम में, उम्मीद है वैसे जो एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं इन्हीं में से क्वेश्चन सेट करेगा, लेकिन फिर भी मे बी कि कोई ऐसा एरिया आ जाए जो यहाँ पे नहीं है। आपने फिर डिसाइड करना है क्या ये मैनेजमेंट की इंटेंशन या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन्वॉल्व है कि नहीं। जैसे गोइंग कंसर्न में, ठीक है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन्वॉल्व होता है तो उसमें रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना एप्रोप्रिएट। ये समझ आ गया? फिर सुन ले, अगर क्वेश्चन में कोई ऐसा एरिया है वो कह रहा है कि जो मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन, जैसे फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, इस पे रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है क्या? नहीं। अगर वो हमें कह दे, मैं लिख के देने को तैयार हूं कि हमने रिप्रेजेंटेशन के हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, क्यों? क्योंकि हमारे एसेट्स की मार्केट वैल्यू बढ़ी है, कम नहीं हुई, इसलिए डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की। क्या एप्रोप्रिएट है? ठीक है, नहीं भैया, अगर आपके एसेट कॉस्ट में है तो मार्केट वैल्यू इररिलेवेंट होती है, हमने हर साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। तो अगर मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन का केस है तो याद रखिए इसमें रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट नहीं होती, इसमें रिप्रेजेंटेशन लेके अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं दे देना, बल्कि हम क्या कहेंगे, मॉडिफाइड ओपिनियन। अब बताइए 50 रुपए उसके लिए जो बताएगा रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन लेटर में क्या फर्क है, बताइए।
जो बोल के दे रिप्रेजेंटेशन, जो लिख के दे रिप्रेजेंटेशन लेटर। सर रिप्रेजेंटेशन जो होगी ये वाली इस वाली केस में ये वाली रिप्रेजेंटेशन आप लेंगे रिप्रेजेंटेशन लेटर उस केस में जो हमने मैनेजमेंट सर रिप्रेजेंटेशन लेटर में कंट्रोल वीकनेसेस वगैरह रेड किया गया सर बाय जी सर रिप्रेजेंटेशन लेटर जो है वो साल के इवेंट होता है, वो रिप्रेजेंटेशन ये स्टार्ट होता है। अच्छा किसी हद तक ठीक है इनका जवाब। अच्छा ठीक है, पहले आंसर सुनना है। रिप्रेजेंटेशन लेटर एक सिंगल लेटर है जो ऑडिट के एंड पे मैनेजमेंट से लिया जाता है, इसमें सारी रिप्रेजेंटेशन इंक्लूडेड होती हैं। यानी यूं कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन लेटर इज इक्वल टू सम ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। एग्जाम में एक क्वेश्चन में उसने कहा कि क्लाइंट ने एक मैटर के ऊपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, क्या होगा? हमने कहा स्कोप लिमिटेशन। अगर इफेक्ट उस मैटर का मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। अगले क्वेश्चन में उसने कहा क्लाइंट ने रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं दिया, हमने कहा सीधा डिस्क्लेमर। स्टूडेंट कहने का सर इधर क्यों नहीं दो डिस्कस की? भाई क्योंकि रिप्रेजेंटेशन लेटर में सारी रिप्रेजेंटेशन शामिल होती हैं, वो तो ऑटोमेटिकली परवेसिव है। रिप्रेजेंटेशन को एक ना दे, वो मटेरियल भी हो सकता है, परवेसिव भी हो सकता है। भाई को अब देखें मैं आपको बता रहा था केस स्टडी कितनी तरह की सेट कर सकता है? दो, एक जिसमें कहेगा रिटन रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, दूसरा जिसमें हमें कोई 2-3 सिचुएशंस दे देगा जिसमें रिप्रेजेंटेशन लिखी होगी केस में, और नीचे रिक्वायरमेंट होगी ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन बताइए क्या है। ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन बताइए क्या है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ आई? 2-3 सिचुएशंस होंगी, उन सिचुएशन में रिप्रेजेंटेशन का जिक्र होगा, और नीचे रिक्वायरमेंट में क्या लिखा होगा, बताइए इस सिचुएशन में ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। याद रखिए, अगर आप कहें ना सर लंबी चौड़ी कहानी एक तरफ, हमें 2 हरफी बात बताइए, ये रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक कहता क्या है, मैं कहता हूं 2 हरफी बात सुन ले। रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक क्या कहता है? कहता है सफिशिएंट एप्रोच, जिसको ये इक्वेशन आ गई उसको कंसेप्चुअली चैप्टर आ गया। क्या इक्वेशन? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज इक्वल टू अदर एविडेंस प्लस रिटन रिप्रेजेंटेशन। यानी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कब होगा? जब अदर एविडेंस भी होगा और रिटन रिप्रेजेंटेशन भी होगी, दोनों चीजें होंगी, फिर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होगा। याद रखिए जज ने क्या कहा था, तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में इस फैसले पे पहुंचे हैं। सिर्फ सबूतों की रोशनी में नहीं कहा, सिर्फ गवाहों के बयानात की रोशनी में नहीं कहा। तो इसका मतलब है फैसले पे पहुंचने के लिए हमारे पास सबूत भी होने चाहिए, गवाहों के बयानात भी होने चाहिए। एक भी चीज नहीं है तो फिर फैसले पे नहीं पहुंच सकते। अदालत शक की बुनियाद पे बरी कर देगी, अदालत शक की बुनियाद पे बरी करती है, ऑडिटर शक की बुनियाद पे फांसी लगाता है, मॉडिफाइड ओपिनियन देगा ना। हाँ अब देखते हैं जरा, सुनिए। एक है अदर एविडेंस, एक है रिटन रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम में 3 सिचुएशन हो सकती हैं पॉसिबल मैक्सिमम। एग्जाम में मर भी जाए चौथी सिचुएशन इंशाल्लाह नहीं बना सकता। 3 पहली सिचुएशन सुनिए। अब सुनिए पहली सिचुएशन, कहेगा रिटन रिप्रेजेंटेशन तो है, अदर एविडेंस नहीं है। रिटन रिप्रेजेंटेशन है, मिसाल के तौर पे कोई रिपेयर एक्सपेंस था, हमने कहा भैया इसका स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट कितना, जो बंदा आया इंजीनियर सही करके गया, कोई वाउचर देके गया होगा, बिल देके गया होगा, वो किधर? उन्होंने कहा सर वो तो नहीं है, लेकिन हम कसम खा के रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार है, खर्चा बाकी इतना ही हुआ था। अब देखिए रिटन रिप्रेजेंटेशन है, अदर एविडेंस नहीं है, क्या करें? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो गया? नहीं हुआ। तो जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होता तो वो क्या होता है? स्कोप लिमिटेशन। इस पे हम रिपोर्ट क्या करेंगे? मॉडिफाइड। अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो, ये बात समझ आए? वो फॉर्मेलिटी आगे, मैं पूरा नहीं सिर्फ की कंसेप्ट लिख रहा हूं। वो कहते हैं हम क्लाइंट के साथ डिस्कस करेंगे कि अदर एविडेंस प्रोवाइड कर दे, मिल जाए तो ठीक है, वरना इफेक्ट देखेंगे, मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। लंबी चौड़ी कहानी लिखी हुई है, लेकिन यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा, जरूरत नहीं, क्योंकि कंसेप्ट हमने चैप्टर 4 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ। अगर बताइए क्लाइंट ने फिक्स एसेट की रिवैल्यूएशन करवाई, कह रहा है रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार हैं हम कि रिवैल्यूएशन सही है, रिपोर्ट आपको नहीं दिखाएंगे, स्कोप लिमिटेशन। ये पहला कौन सी सिचुएशन है? रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल है, अदर एविडेंस नहीं।
क्लियर होगी बात। दूसरी सिचुएशन, अदर एविडेंस है, रिटन रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं। हमने कहा रिलेटेड पार्टी की रिटन रिप्रेजेंटेशन दो, उसने कहा भैया तुम क्या करते, तुम्हें किस लिए बुलाया था, इसलिए बुलाया था, देखो फाइनेंशियल में ठीक है कि नहीं, हमने तुम्हें काम करने से रोका, महीना और ले लो, जितना मर्जी काम करो, हम रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तुमने जितना काम करना कर लो, तुम्हारी ड्यूटी है। अदर एविडेंस है, यानी आईटी ने प्रोसीजर परफॉर्म करके अपनी तसल्ली दूसरे प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया जो जरूरत है, रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब बताइए क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हुआ? नहीं हुआ। स्कोप लिमिटेशन है। अब अपना सारा ऑडिट इकट्ठा कर लें जितना आज तक पड़ा है, और मुझे सिर्फ नहीं इतना सा तो है ऑडिट, जो एक मिनट में रिवाइज हो जाएगा, आपके जहन में आ जाएगा सारा। मुझे ये बताइए, ये भी स्कोप लिमिटेशन है, ये भी स्कोप लिमिटेशन है, दोनों में से ज्यादा सवेयर कौन सी है? कितने स्टूडेंट का ख्याल है, पहले हाथ उठाइए, कितने स्टूडेंट का ख्याल है दूसरी ज्यादा सवेयर है? बाकी सारे जिंदा लाशें, तो बताया क्यों नहीं भाई? अच्छा चले सुना, दूसरी वाली सिचुएशन ज्यादा सवेयर क्यों? स्कोप लिमिटेशन तो इसमें भी है, क्यों? रिप्रेजेंटेशन एविडेंस होता नहीं मिला, लेकिन इसमें आइटो सोचेगा यार अगर कोई रिलेटेड पार्टी ऐसी नहीं है जो मैनेजमेंट, तो फिर रिप्रेजेंटेशन देने में क्या हर्ज है? लगता है कोई ना कोई गड़बड़ है, छुपा रहे हैं। गवाह ने आगे कहा जज साहब बयान दे दूंगा, कसम नहीं उठाऊंगा। जज क्या सोचेगा? कहेगा लगता है कोई ना कोई गड़बड़ है, गड़बड़ ना होती तो इसे कसम उठाने में क्या हर्ज थी? सोचेगा कि नहीं? तो इसीलिए अगर अदर एविडेंस है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये ज्यादा सवेयर सिचुएशन है। पहली नजर में सरसरी ऑडिट पड़ा हो ना तो लगता है कि पहली वाली सिचुएशन ज्यादा सवेयर है, लेकिन जिसको कंसेप्ट पता है ना रिप्रेजेंटेशन का, वो कहेगा नहीं नहीं ये स्कोप लिमिटेशन भी है, और इसमें ऑडिटर का रिस्क भी बढ़ेगा कि कोई ना कोई गड़बड़ है, तभी तो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे। तो बताइए इसका इफेक्ट क्या होगा? सिर्फ रिपोर्ट पे, लेकिन इस सिचुएशन में इफेक्ट रिपोर्ट पे भी होगा, अदर एस्पेक्ट्स पे भी होगा। इंपैक्ट ऑन ऑडिट, पूरे ऑडिट पे, रिपोर्ट पे भी इफेक्ट होगा क्योंकि स्कोप लिमिटेशन है, अदर एस्पेक्ट्स पे भी इफेक्ट आएगा क्योंकि उसका रिस्क बढ़ जाएगा। बताइए अदर एस्पेक्ट से क्या मुराद है? रिस्क बढ़ जाएगा, इंटेग्रिटी मैनेजमेंट की डाउटफुल हो जाएगी, एक्सट्रीम केसेस में विड्रॉल भी कर सकता है। शाबाश, यही कहानी लिखी है कि रिस्क, हाँ अच्छा रिस्क बताइए इस एरिया में तो बढ़ेगा जिसकी रिप्रेजेंटेशन है, दूसरे एरिया में भी बढ़ेगा कि नहीं? दूसरे केस में भी वही गवाह आ गया ना, जज कहेगा पकड़ लो इसको, पकड़ लो इसको। हाँ पहले ये कसम नहीं खा रहा था, गड़बड़ बंदा है। तो ये समझ आ गया ज्यादा सवेयर, इसका इफेक्ट सिर्फ रिपोर्ट पे है, इसका इफेक्ट रिपोर्ट अदर एस्पेक्ट से भी। तीसरी सिचुएशन सुनिए, रिप्रेजेंटेशन भी थी, अदर एविडेंस भी है, दोनों इनकंसिस्टेंट है, कॉन्ट्राडिक्शन है। नहीं समझ आया सर? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मैनेजमेंट से कहा इन्वेस्टमेंट है, क्या करोगे? सर साल के लिए, लॉन्ग टर्म है। निकला अच्छा लॉन्ग टर्म, रिप्रेजेंटेशन दो, रिप्रेजेंटेशन दे दी। ईयर एंड के 25 दिन के अंदर अंदर बेच दिया शेयर्स को। रिप्रेजेंटेशन क्या कह रही है? लॉन्ग टर्म। अदर एविडेंस क्या कह रहा है? दोनों में इनकंसिस्टेंसी है कि नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं, रिप्रेजेंटेशन डाउटफुल हो गई कि नहीं हो गई? तो बताइए अब रिपोर्ट में इफेक्ट आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। क्यों? स्कोप लिमिटेशन तो है ही नहीं। स्कोप लिमिटेशन क्यों नहीं है? दोनों चीजें मौजूद है, वो तो एक चीज भी मिस होती है तो स्कोप लिमिटेशन होती है। दोनों चीजें मौजूद, स्कोप लिमिटेशन नहीं है, दोनों इनकंसिस्टेंट है, लेकिन है तो सही ना, तो स्कोप लिमिटेशन नहीं है, तो फिर क्या मिस स्टेटमेंट है ना? हाँ चेक करेंगे, ये किसने कहा चेक करेंगे? शाबाश। नहीं नहीं नहीं, ये भाई एंड वाले भाई शाबाश, ये हक अदा किया इन्होंने। शुरू से बता रहा हूं, जब इनकंसिस्टेंसी होती है डायरेक्ट कंक्लूजन पे जंप नहीं लगाते, मिस प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। इस एग्जांपल में रिपोर्ट पे इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ जो इफेक्ट किस पे? अदर एस्पेक्ट्स पे आएगा। हमारा रिस्क इसमें भी बढ़ जाएगा, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी इसमें भी डाउटफुल होगी, क्योंकि कहते कुछ हो रहा है करते कुछ हो रहा है। एक्सट्रीम केस में विड्रॉल इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट पे इफेक्ट। तो बताइए रिटन रिप्रेजेंटेशन में
कितने तरह की केस स्टडी पूछ सकता है, और दो तरह की, एक रिटन रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, और दूसरा क्वेश्चन दे के हमें कहेगा बताओ इसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। आपने सिर्फ इतना अंदाजा, आपका इतना को काम है कि ये अंदाजा लगाए सिचुएशन जो उसने दिया ये हमारी पहले वाली है, दूसरे वाली है, तीसरे वाली है, ये काम आपने करना है। इसके बाद का काम इंतहाई आसान है। अगर पहले वाली सिचुएशन है यानी एविडेंस नहीं रिटन रिप्रेजेंटेशन, इफेक्ट सिर्फ रिपोर्ट पे आएगा। अगर दूसरी सिचुएशन है यानी अदर एविडेंस है रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये ज्यादा स्वेयर है, इफेक्ट रिपोर्ट पे भी आएगा, अदर एस्पेक्ट्स पे भी आएगा। और तीसरी सिचुएशन है अगर दोनों चीजें हैं लेकिन इनकंसिस्टेंट है, फिर रिपोर्ट पे इफेक्ट नहीं आएगा, अदर एस्पेक्ट्स पे आएगा। अदर एस्पेक्ट्स का रिस्क बढ़ जाएगा, मैं इंटीग्रिटी डाउट एक्शन कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, अदर एरियाज में भी हमारा रिस्क बढ़ जाए, रिस्क बढ़ता है तो उस एरिया के साथ साथ अदर एरियाज में बढ़ता है। मैं यहां तक कुछ बात समझ आई जी मेरे भाई? हाँ जी, देखिए मोर प्रोसीजर क्या होंगे वो चैप्टर 12 वाले हैं, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करने होते कि हम ये क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे जी। क्या चीजें अदर एविडेंस में, ये भी ना दोनों ही ना, तो वो भी स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी, वो ये वाला इफेक्ट आ जाएगा, फिर ये वाला इफेक्ट आ जाएगा। हाँ तो मिस स्टेटमेंट नहीं, स्कोप लिमिटेशन तो है ना। वो कह रहे हैं सर इसमें मैथ भाई का जरा तेज है ना, वो कह रहे हैं सर इधर भी क्रॉस हो जाए इधर भी क्रॉस हो जाए तो क्या होगा, तो भाई वो स्कोप लिमिटेशन भी है अदर से, वो इसमें कंबाइन हो जाता है। हाँ इन्फिनिटी कहाँ जी, कुछ ये सारा लिखा कहाँ, शाबाश ये पूछा ना, ये लिखा हुआ है आपके बायोलॉजी के किताब के चैप्टर नंबर 3 में। 3 सिनेरियो दूसरे वाला रिलेट किया चैप्टर 4 में है वो केस। हाँ असाइनमेंट, शाबाश ये हुई ना बात। अच्छा और एक और बात सुन लीजिए, पहले चीज सुन ले, असाइनमेंट में आपके है चैप्टर 20 का अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2, सारा अपेंडिक्स 1 भी और सारा अपेंडिक्स 2 भी, आधे घंटे का काम नहीं है। हाँ संडे की टाइमिंग सुन लें, आपके क्लास का टाइम है वैसे 3 जगहों पे वो लेक्चर होगा संडे वाला, एक गुलबर्ग में और 2 गार्डन टाउन कैंपस में। गुलबर्ग में टाइमिंग होगी 3 से 5, गार्डन टाउन में टाइमिंग होगी सुबह 9 से 11 और 12 से 2, 3 से 5 गुलबर्ग। आपकी क्लास की टाइमिंग है 9 से 11, आपने 9 से, अगर एक्सेप्ट कितने स्टूडेंट का इसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं है 9 से 11 वाली क्लास में, और सॉरी कितने स्टूडेंट का कंफ्लिक्ट है 9 से 11 वाली में, कोई और क्लास भी है, कोई और भी